जितने बच्चे क्लास 10th में और 4 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को विज्ञान का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 4 मार्च को मेरे प्यारे बच्चों 100% आपके एग्जाम में बनेगा। 100 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं 110% की गारंटी लेता हूं। अगर नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों तो इसी वीडियो की आके कमेंट कर देना कि यहां से क्वेश्चन नहीं आया है। मेरे प्यारे बच्चों 824 ईएम कोड है मेरे प्यारे बच्चों, और इस कोड का पेपर में जितने प्रश्न मैं आपको बताऊंगा सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इस बात का दावा है मेरा। मैं कह रहा हूं 110% गारंटी है, तो गारंटी आज इस वीडियो को देख लीजिए। जाइए, नहीं आएगा तो इसी वीडियो के आके इसमें कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। लिख के देता हूं गारंटी कि आप लोगों का साइंस में 95% ना आए तो कहिएगा। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अनुक्रमांक और नाम मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसमें जितने प्रश्न है सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया है। कैसे लिखना है, कैसे अरेंज करना है चीजों को, ताकि 1 नंबर एग्जामिनर आप लोगों को काट ना पाए। पूर्णांक है 70 नंबर, तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है। गारंटी है मेरा कि 2.5 घंटे के अंदर में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाओगे विज्ञान के पेपर को। नीचे जब पढ़ोगे तो मेरे पास जो सामान्य निर्देश दिया गया है, सामान्य निर्देश में पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। इसके बाद है दूसरा कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ, दूसरा खंड ब। इसके बाद है खंड अ तथा खंड ब 3 उपखंड दिए गए, क ख ग में विभाजित है। मतलब खंड अ में भी 3 उपखंड दिए गए हैं, खंड ब में भी 3 उपखंड दिए गए हैं। 3 उपखंड इसलिए होता है साइंस में क्योंकि फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के तीनों के अलग अलग खंड बनते हैं। इसके बाद चौथा है कि प्रश्न पत्र के खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरे। खंडों में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इसमें फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी तीनों के प्रश्न मिलाकर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। नीले पेन का यूज कर सकते हैं या काले पेन का यूज कर सकते हैं। पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं लेकर जाना, इतना बात आप बिल्कुल याद रखें। इसके बाद एक खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। एक प्रश्न 1 नंबर का है तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा खंड अ में। इसके बाद है खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसमें आपके लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। खंड और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। कहने का मतलब खंड ब में 3 उपखंड रहेंगे, क, एक ख और एक ग। ये फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का। अगर आपने फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री करने जा रहे हो तो नए पेज से आप इसको प्रारंभ करें, बायोलॉजी करने जा रहे हो तो नए पेज से आप प्रारंभ करें। बिल्कुल लिख के लेके आया हूं, मैं दिखाऊंगा आपको। इसके बाद सभी प्रश्न अनिवार्य, जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए पेपर स्टार्ट है यहां से। सबसे पहले आएगा खंड अ, और खंड अ में रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न। खंड अ में मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले आ गया उपखंड क। उपखंड क में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि निम्न में दिए गए किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रकाश की चाल तो न्यूनतम। अब चाल न्यूनतम का मतलब होता है कम। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम है या कम है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल में, कांच में, हीरा में कि निर्वात में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम पूछा है तो होगा हीरा में। हीरा में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा होता है। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होती है मेरे प्यारे बच्चों। इतना बात आप बिल्कुल याद रखिए। देखिए एक चलता है डायग्राम आपका, सबसे देखो ठोस, ठीक है, ठोस से ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होती है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव में। द्रव से ज्यादा किसमें होती है मेरे प्यारे बच्चों, गैस में होती है। गैस की अगर हम बात करें, गैस से ज्यादा किसमें होती है मेरे प्यारे बच्चों, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। और सबसे कम जो होता है ठोस में, और हीरा जो है सबसे ठोस पदार्थ होता है और इसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। ठोस है तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी कोई पूछ ले तो बता देना कि 2.4 होता है। इतना बात आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे कठोर धातु हीरा ही होती है। अगर पूछ ले कि किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है या अधिकतम होती है,
तो किसमें? निर्वात में, क्योंकि निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, अधिकतम होती है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है और हीरा में सबसे कम होती है, क्योंकि हीरा सबसे ठोस पदार्थ है। क्लियर है? बहुत सारे प्रश्न मैंने क्लियर करा दिया। चलिए क्वेश्चन दूसरे की तरफ कह रहा है कि एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, लेंस होगा। कह रहा है कि वो कौन सा लेंस है जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और आवर्धित, आवर्धित मतलब मेरे प्यार जो बड़ा बनाता है। ठीक है, वो कौन सा लेंस है इसमें से बताइए। तो वो मेरे प्यार जो है उत्तल लेंस। क्या है मेरे प्यार जो? उत्तल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस मेरे प्यार जो आभासी और छोटा बनाता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है आभासी और सीधा और बड़ा भी, तो बी वाला ऑप्शन होगा उत्तल लेंस मेरे प्यार जो। अगर प्रश्न यही पूछ देता, घुमा देता प्रश्न कि आभासी, ठीक है, और छोटा बनता है तो अवतल लेंस। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन तीसरा ये कह रहा है कि R1 व R2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। देखिए अब ये कह रहा है कि R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसका क्या होगा मेरे प्यार बच्चों? 1/R बराबर, फार्मूला क्या होता है? 1/R1, R1 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध है R2, तो इसको भी जोड़ देंगे। यह फार्मूला होता है समांतर क्रम में जोड़ने का। अब मेरे प्यारों जो यहां से करोगे कि 1/R बराबर, यहां से R1 और R2 का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2 हो जाएगा। R1 से R1 कैंसिल, बचा R2, R2 को गुणा 1 में करोगे तो इधर हो जाएगा R2, बीच में प्लस लगाइए। R2 से R2 कैंसिल हो गया, बचा R1, R1 को गुणा 1 में करोगे तो ये हो जाएगा R1। हमें चाहिए R की वैल्यू, तो R को हम कर देंगे ऊपर, इधर ये वाला R1 इंटू R2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा R2 प्लस R1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2। चाहे 2 में आप 3 जोड़िए, चाहे 3 में आप 2 जोड़िए, 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जोड़ में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या आ गया मेरे पास? R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न नंबर यहाँ पे देखेंगे चौथा। देखिए प्रश्न नंबर चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर चौथा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अगर छोटे अक्षर को पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों तो किस लेंस का प्रयोग करोगे? तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई छोटा अक्षर है तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग ऐसा लेंस लगाएं जो कि वो अक्षर बड़ा दिखे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई छोटे अक्षर को पढ़ना है तो छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए हमें ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा कि जो हमें बड़ा दिखे, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका उत्तल लेंस। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उत्तल लेंस। तो देखो अवतल लेंस वाला कैंसिल, ये भी अवतल लेंस कैंसिल। अब उत्तल लेंस इसमें भी दिया गया है और उत्तल लेंस इसमें भी दिया गया है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा? तो इतना बात आप याद रखें, जितना फोकस दूरी कम होगा उतना ही वस्तु जो है कोई भी अक्षर बड़ा दिखेगी। ठीक है, तो 50 और 5 में छोटा कौन है? 5 सेंटीमीटर, बात खत्म। जितना फोकस दूरी कम होगा समझ लीजिए उतना ही वस्तु बड़ी दिखेगी। इतना बात याद रखिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला है 5वां। कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र धारा के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इधर इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, यह जो आपका एरो दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है। कह रहा है कि दिए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र धारा के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा, बल की दिशा पूछ रहा है कि बल की दिशा कहां पे होगी मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो बल की जो दिशा होगी मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपके कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। सी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को एकदम बिल्कुल याद करें। नीचे का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों अंदर, और ऊपर का मतलब होता है बाहर। ठीक है, तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर देखने को आपको मिलेगा। इतना बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, भूलिएगा मत। 1 2 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये मत कहिएगा कि भूल गया और नहीं आया तो फिर क्या करें। ये प्रश्न बनने वाले हैं, सारे प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। 6 है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने जाने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होगा। मतलब कि अगर श्वेत प्रकाश अगर हम गुजार दे किसी प्रिज्म से, देखिए सिंपल ये कह रहा है कि कोई प्रिज्म है, अगर इस प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश गुजारे तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर श्वेत प्रकाश से अगर हम कोई भी
अगर प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभक्त होता है। ये बात सबको मालूम है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है मेरे प्यारों? बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। यही क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन यहाँ पे हो गया आप लोगों का दिक्कत, क्योंकि बैगनी रंग तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तब क्या करोगे? अब मेरे प्यारों यहाँ पे एक आप ग्राफ याद करोगे। ग्राफ क्या होता है कि वी आई बी जी वाई ओ आर, ठीक है, विथ गोर, ठीक है, आपको याद करना है। सबसे अधिक विचलन किसका होता है मेरे प्यार? बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग तो है नहीं। इसके बाद आई आ गया। आई का मतलब होता है इंडिगो। इंडिगो मतलब जामुनी, ठीक है। इंडिगो मतलब मेरे प्यार जामुनी कलर। जामुनी कलर है क्या इसमें? जामुनी कलर है नहीं। इसके बाद आ गया ब्लू। ब्लू मतलब नीला। तो नीला ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को बैगनी रंग ही ऑप्शन में दे, नहीं। बैगनी नहीं दिया है तो आप नारंगी चेक करें, इसके बाद ब्लू चेक करें, इसके बाद ग्रीन चेक करें, फिर पीला चेक करें, फिर ऑरेंज करें, फिर रेड लाल रंग चेक करें। तो इस तरह कोई भी ऑप्शन में आप लोगों का दे सकता है मेरे प्यारों। इस तरह यह है जो बढ़ते क्रम में चलता है, ठीक है। ऐसे चलता है, सबसे अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे चलता है। क्लियर है मेरे प्यारों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 7वां। कह रहा है कि आसमान का रंग नीला दिखता है, किसके कारण आसमान दिखता है नीला? ठीक है, तो आसमान का रंग नीला दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण मेरे प्यारों? बिल्कुल नहीं, अपवर्तन के कारण नहीं। अपवर्तन के कारण तो तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश के विचलन के कारण नहीं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं। प्रकाश के प्रकिरण के कारण, जी बिल्कुल, प्रकाश के प्रकिरण के कारण आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारों? क्योंकि मालूम है आपको कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और बैगनी रंग जो है मेरे प्यारों अधिक विचलन होता है, तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होता है बैगनी रंग का, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारों क्या होता है? नीला दिखाई देता है। क्लियर है? चलिए 7वां का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वां। 8वां स्टार्ट करने पहले स्टार्ट हो गया उपखंड ख मेरे प्यारों। उपखंड ख क्या है मेरे प्यारों? देखिए 8वां। 8वां है कि एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 8 है, तो ए पे पावर -2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब मेरे प्यारों ये बताइए कि ए का यहाँ परमाणु क्रमांक 8 दिया है और ए माइनस पूछा है। माइनस का मतलब होता है मेरे प्यारों माइनस इलेक्ट्रॉन। माइनस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है मेरे प्यारों कि यहाँ पे त्याग कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है मेरे प्यारों, ठीक है, त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और +2, 8 और 2 मिलकर हो जाएंगे कितने? 10। बात खत्म। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ए पे पावर -2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है मेरे प्यारों? आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारों। क्लियर है? चलिए यहां तक समझ में आ गया? अरे माइनस, सॉरी, माइनस है ना, तो माइनस का मतलब होता है मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। माइनस का मतलब उल्टा चलता है ना, माइनस रहेगा तो ग्रहण करेगा, प्लस रहेगा तो त्यागेगा। इस बात को याद रखना, सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो माइनस रहेगा तो ग्रहण करेगा। तो ए परमाणु में 8 क्रमांक ऑलरेडी था और 2 ग्रहण कर लिया, तो 8 2 मिलकर हो जाएगा 10। अगर क्वेश्चन ऐसे अगर आपको कोई पूछ दे कि अगर ए का परमाणु क्रमांक अगर आपको 11 है, ठीक है, और यहाँ पे पूछे कि A+1 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो 10 में से 1 घटा दोगे और 11 में से 1 घटा दोगे तो बच जाएगा आपका 10। मतलब प्लस रहेगा तो समझ लीजिए कि क्या करोगे मेरे प्यारों, यहाँ पे माइनस करोगे। अब माइनस रहेगा तो क्या करोगे? प्लस करोगे। इतना बात आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 9 प्रश्न है कथन और निष्कर्ष है। देखिए कथन पहला दिया है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बड़ा बंद आयनिक बंध कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा बड़ा बंध आयनिक बंध कहलाता है, बिल्कुल ये बात तो सही है। दूसरा कथन क्या कर रहा है कि आयनिक बंध की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक कुछ होता है, ये भी बात सही है। देखिए इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण के द्वारा बना बंध आयनिक बंध कहलाता है। जैसे Na पे प्लस चार्ज है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, ये आपस में आयनों का आदान प्रदान करके ये बना दिया आपका NaCl बना दिया, बिल्कुल आयनिक बंध बन गया, बिल्कुल सही। तो पहला कंडीशन तो कथन सही हो गया। दूसरा है कि आयनिक बंध की उपस्थिति के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक कुछ होता है। उचित इसलिए होता है कि क्योंकि जब आयनिक बंध बनता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो आयनिक बंध जो होता है बहुत मजबूत बनता है। उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसलिए गलनांक और क्वथनांक कुछ होगा। तो मतलब पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। इसलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कि कथन पहला व कथन दोनों दोनों सत्य, मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों?
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। कह रहा है कि प्लास्टिक थैलियों में आलू के चिप्स को सड़ने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आलू का अगर चिप्स ले लिया जाए, ठीक है, तो इसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं कि ताकि यह चिप्स सड़े ना, तो इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो सड़ने से बचाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का प्रयोग कर दोगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बिल्कुल खराब कर देगा वो। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो जो भी चिप्स वाला, जो भी पैकेट वाला सामग्री देखोगे, कुरकुरे वगैरह जो भी खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। ठीक है, इतना बात आप बिल्कुल याद रखें। इसके बाद देखिए, मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में होगा। तो देखिए, मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में होगा। अब मेरे प्यारों को देखिए, मेथिल, यहां पे ट्रिक बताता हूं, मेथिल ल आ गया तो समझ लिया मेरे प्यारों को लाल रंग होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लाल रंग। ठीक है, यहां से आप क्लियर कर लीजिएगा। अब मेथिल है तो ये क्या होगा मेरे प्यार चो? अम्लीय। जब लाल हो गया तो क्या हो जाएगा मेरे प्यार चो? अम्लीय हो जाएगा। अब देखिए, ऑरेंज, ऑरेंज में जो होता है मेरे प्यार चो, नारंगी रंग होता है। क्या होता है? नारंगी या पीला रंग कह सकते हो। ठीक है, और यह क्या होता है मेरे प्यार चो? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मेथिल ऑरेंज विलयन का रंग अम्लीय माध्यम में होता है, तो अम्लीय यहाँ पे क्या है मेरे प्यार बच्चों? अम्लीय तो मेथिल है, और मेथिल का रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और बन जाता है फिनेफ्थलीन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाता है मेरे प्यार बच्चों, अगर आ जाएगा तो इसका ऑप्शन दे दीजिएगा। ठीक है, आंसर फिनेफ्थलीन पूछता है कि फिनेफ्थलीन का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए, फिनेफ्थलीन में अगर अम्लीय होगा, ठीक है, और एक होता है क्षारीय, तो आप याद रखिए कि फिनेफ्थलीन क्षारीय जब होगा तो उसका रंग गुलाबी होता है मेरे प्यार बच्चों। क्या होता है? गुलाबी होता है। अगर अम्लीय होगा तो यह रंगहीन होता है। तो इतना बात आप बिल्कुल याद रखें। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निस्तापन प्रक्रिया में, देखिए निस्तापन, एक निस्तापन होता है, एक भर्जन होता है। निस्तापन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इतना गर्म करें कि वह बिना गले ऑक्साइड में बदल जाए। ठीक है, और मेरे प्यार बच्चों एक होता है आपका भर्जन। भर्जन क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में इतना गर्म करें कि वो ऑक्साइड अयस्क में बदल जाए। तो यहाँ पे निस्तापन है मेरे प्यारे बच्चों, तो निस्तापन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों? कार्बोनेट अयस्क, कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर यही भर्जन पूछता मेरे प्यारे बच्चों, तो भर्जन में क्या होता मेरे प्यारे बच्चों? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो भर्जन रहता तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। हालांकि निस्तापन पूछा है तो निस्तापन में क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 13वां मेरे प्यार बच्चों, निम्न में से कौन प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह है मेरे प्यार बच्चों? अब प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह पूछा हुआ है, तो प्रोपेनोन का क्रियात्मक समूह मेरे प्यार बच्चों इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें जो होगा मेरे प्यार बच्चों, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आप कहोगे कि इनमें से कोई नहीं मतलब, अब मेरे प्यार बच्चों देखिए, ये जो दिया है CHO, ये जो होता है मेरे प्यार बच्चों, ये होता है एल्डिहाइड। क्या होता है मेरे प्यार बच्चों? एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, इसका जो पहला सदस्य होता है इसे मेथेनल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनल कहते हैं। याद कर लीजिए, मेथेनल। ये जो होता है सिंगल बॉन्ड COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कार्बोक्सिलिक। ठीक है, इसका अगर हम सदस्य की बात करें तो पहला सदस्य मेथनोइक होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेथनोइक अम्ल। यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो मेरे प्यारे बच्चों, मेथनोइक अम्ल। ठीक है, और यह बचा आपका OH। OH होता है एल्कोहल। OH क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एल्कोहल होता है। और यह क्या होता है मेरे बच्चों? मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमें प्रोपेनोन पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रोपेनोन अगर रहता तो वो हो जाता आपका डबल बॉन्ड एसिड C डबल बॉन्ड O। अगर यह आपको क्रियात्मक समूह दिखता तब हम कहते हैं कि प्रोपेनॉन होगा, लेकिन कोई है ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब स्टार्ट होगा उपखंड ग, क्वेश्चन नंबर 14 से। निम्नलिखित समीकरण में कौन सी समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम बताऊं डबल स्टार मान लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। समीकरण याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों और जल आपस में विक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णरिम को यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में, जल के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में तोड़ते हैं। तो बिल्कुल समीकरण याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। ठीक है, आप इसको बिल्कुल तैयार रखें इस समीकरण को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों कि सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलान करना है मेरे प्यारे बच्चों, मैं मिलान करके ही बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, देखिए जैसे एमाइलेज है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एमाइलाइज कैसे मिलेगा, तो एमाइलेज किस में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्च। तो एमाइलाइज किस में हो जाएगा, स्टार्च से मिल जाएगा, मतलब पहले का तीसरा सही होगा। फिर पीत लवण है, तो पीत लवण के क्या होगा, लिपिड्स। क्या हो जाएगा, पीत लवण में क्या होगा, लिपिड्स से मिलेगा। तो बी का क्या हो जाएगा, चौथा। सी हो गया आपका रेनिन। रेनिन जो मिलेगा वो दुग्ध प्रोटीन में पाया जाता है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। पेप्सिन, पेप्सिन तो मेरे प्यारे प्रोटीन्स, तो यहाँ पे पहला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे। तो यहाँ पे जो होगा ए का आपका तीसरा, और बी का आपका चौथा, और सी का आपका दूसरा, और डी का आपका पहला। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों इस तरह, ए का तीसरा, बी का चौथा, और सी का दूसरा, और डी का पहला। ठीक है, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, ये होगा इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे जो है कि अंत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है, लिख लो मेरे प्यारे जो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आएगा तो आएगा, कोई रोक नहीं सकता, इसको बता देता हूं। ठीक है, अंत श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा होता है मेरे प्यारे जो, याद कर लो। सबसे पहले आएगा नसा द्वार, इसके बाद ग्रसनी, इसके बाद कंठ, इसके बाद श्वास नली, इसके बाद कुपिकाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे जो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे जो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित आकृति में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना है, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम बताइए। ये आपको फिगर दे देगा, और फिगर में आपका ए पॉइंट है, या बी है, आपका सी है, या आपका डी है। पूछा है कि सबका नाम बताना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बता देता हूं, बी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। कैसे, आप समझिए, पूरा ध्यान से समझिए इसका। देखिए अब ए वाला, जो ए वाला ये पॉइंट आपका दिख रहा है, ए वाला का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों पीनियल ग्रंथि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। ये जो बी वाला पॉइंट दिखाई रहा आपको, ये बी वाले का नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, क्या होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये सी वाला, जो ये वाला आपको ग्रंथि दिख रहा है, इसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, और ये जो डी वाला, ये वाला ग्रंथि दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं थाइमस ग्रंथि मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा जो बता रहा हूं लिख लो। 110% गारंटी, ये पेपर में आपके बनेंगे तो बनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो विद्युत आवेग के प्रवाह की दिशा पूछा है यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा आप लोगों का सी वाला। ठीक है, क्या होगा, सी वाला। ठीक है, ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो है, ये जो सूचना प्रसार होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो द्रुमिका के होते हुए तंत्रिका कक्ष में जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आप समझ सकते हो कि यह जो है आप लोगों का, ये आपका द्रुमिका क्या है, द्रुमिका है मेरे प्यारे बच्चों, द्रुमिका है। ये जो खाली स्थान आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद द्रुमिका से होते हुए सिनेप्स के माध्यम से कहां पे जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तंत्रिका कक्ष में जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तंत्रिका कक्ष है। ठीक है, ये वाला भाग, तो यहां पे लिखोगे तंत्रिका कक्ष, तंत्रिका कक्ष। इसके बाद फिर जाके द्रुमिका से मिल जाता है, इसलिए सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको मेरे प्यारों से आपको बताता हूं कि 110% गारंटी, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे तो बनेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा है, सी वाला ऑप्शन जो है मेरे प्यारों बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखिए मेरे पास जो प्रश्न नंबर 19 में 100% गारंटी है, 110% के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि निम्नलिखित चित्र में भाग ए बी तथा सी किस क्रम में है, मेरे प्यार बच्चों बताना है। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, ए है और ये बी है और ये आपका क्या है मेरे प्यार बच्चों, सी है। ठीक है, देखिए ए को हम बोलते हैं प्रांकुर, बी को क्या बोलते हैं बीज पत्र, और सी को क्या बोलते हैं मूलांकुर। इसलिए सी ऑप्शन जो है मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ए यहाँ पे प्रांकुर है, बी यहाँ पे बीज पत्र है, सी हमारा मूलांकुर है। तो याद कर लीजिए सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20वां मेरे प्यार बच्चों। देखिए फिर आ गया है कि निम्न सूचियों का मिलान कीजिए, मिलान वाला फिर प्रश्न आ गया। चलिए मैं मिला के दिखाता हूँ। ये प्रश्न भी मेरे प्यार बच्चों 100% आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ये सूची पहला है, ये सूची दूसरा है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेरे प्यार बच्चों क्या, देखिए इसका मिलान मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल जो है मेरे प्यार बच्चों बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अमोनिया उत्सर्जी जो है वो मिलेगा ए से, क्योंकि जलीय वह अकशेरुकी में पाए जाते हैं। यूरिया उत्सर्जी मिलेगा उभयचर से, और सी वाला यूरिक अम्ल उत्सर्जी जो है वो पक्षी में भी और साथ ही साथ मेरे प्यार सरीसृप में भी पाए जाते हैं। बस देखिए बिल्कुल सीधा सीधा मिलान है मेरे प्यार, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। प्रश्न आएगा तुरंत आंख बंद करके इसका जवाब दे पाओगे। 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा दिया, 20 के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए आपके। क्लियर है। चलिए अब आएगा यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न और खंड ब। इसमें भी सबसे पहले उपखंड क रहेगा, इसमें आपके फिजिक्स के प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के लिए, 50 नंबर के लिए। देखिए 21वां प्रश्न यहां से स्टार्ट होता है फिजिक्स का। बोला है कि ओम का नियम लिखिए, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है, तो बल्ब की केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा तथा उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओम का नियम लिखे, तो पहले ओम का नियम देखते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ओम का नियम, तो पहले ओम का नियम कैसे लिखेंगे, पहले खंड ब। वर्णात्मक प्रश्न, वर्णात्मक प्रश्न में भी उपखंड क है। फिर प्रश्न उत्तर संख्या 21 से, ठीक है। और 21 में मेरे प्यारो चो सबसे पहला है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप न बदली जाए, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर वो उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो है नियत रहता है। ठीक है, जैसे विभवांतर को अगर हम धारा में भाग दें तो जो नियतांक आएगा वो फिक्स आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे v बटे आई बराबर नियतांक। ठीक है, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा नोट में कि जहां नियतांक को हम प्रतिरोध कहा जाता है और जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इतना पॉइंट आपको लिखना है, एग्जामिनर देखिए कितना प्रभावित होता है। ये तो ओम का नियम हुआ, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछा था। ठीक है, अब देखिए, अब अगला उसी में, ठीक है, अब इतना प्रश्न थोड़ी हुआ। अब ध्यान दीजिए, हमें तो अभी ओम का नियम हमने बताया कि ओम का नियम क्या है। फिर बोला है किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन। पहला लंबाई पर निर्भर करता है, क्योंकि जो जिसका लंबाई होता है, ठीक है, मेरे पास जो बोला है किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख पूछा ना। तो प्रतिरोध जो होता है लंबाई पे निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध लंबाई के अनुकरणपाती होता है, जैसे लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। क्लियर है। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, मतलब कि क्षेत्रफल को बढ़ाओगे प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध को बढ़ाओगे क्षेत्रफल घटेगा, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो लंबाई पर निर्भर करता है, उसके अनुकरणपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो कारक हमने बता दिया आपको, देखिए कितना डिटेल में लिखा है। इसके बाद उसी में न्यूमेरिकल भी दिया है। क्या दिया है, कह रहा है कि 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है, अब बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दिया है 400 वाट, पी का वैल्यू दिया है, 200 वोल्ट वी का वैल्यू दिया है, टी समय 5 मिनट में पूछा है, तो 5 मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देंगे, 60 का गुणा करोगे तो 300 सेकंड हो जाएगा। देखिए प्रवाहित धारा, तो प्रभावित धारा हम निकालेंगे, तो यहां पे सूत्र लगाएंगे आई बराबर पी बटे वी। तो पी का वैल्यू 400, वी का वैल्यू 200, कटा दोगे तो 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर आ गया। उष्मा पूछा है, उष्मा मतलब हीट, तो हीट मतलब मेरे प्यारों बच्चों यहाँ पे हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो सबसे पहले मेरे प्यारों बच्चों हम लोग यहाँ निकालेंगे आर,
ठीक है, तो आर बराबर वी बटे आई फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो वी का वैल्यू 200 और बटे आई का वैल्यू यहां से 2 एम्पियर निकला है, काट दोगे तो 100 ओम आ जाएगा आर का वैल्यू। अब आर का वैल्यू भी आ गया और यहाँ पे आई का वैल्यू दिया है या टी भी दिया है। अब यहां से हिट का सूत्र लगा दोगे। क्या है हिट का सूत्र मेरे प्यारे बच्चों, कि एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 100 गुणे टी का वैल्यू कितना है 300। जब गुणा कर दोगे तो 1.2 गुणे 10 पे पावर 5 जूल आएगा उष्मा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए प्रश्न उत्तर 21 कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते। देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या है। देखिए प्रश्न 22 से मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22। लिखेंगे व्यक्ति जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि बोला है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। ठीक है, तो उसमें व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है। लिखेंगे वह 100 मीटर तक ही देख सकता है। यदि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 100 मीटर पर बनाया जाए तब उसे दिखाई देगा। अब देखिए वस्तु की दूरी, तो वस्तु को कहां रखा जाएगा अनंत पे, तो u बराबर माइनस अनंत हो गया। प्रतिबिंब की दूरी कहां बनेगा 100 मीटर पे, तो v बराबर माइनस 100 मीटर हो गया। लेंस सूत्र लगाएंगे और लेंस सूत्र से यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो f का वैल्यू आ गया माइनस के 100 मीटर। ठीक है, माइनस के 100 मीटर आ गया। अब प्रकृति भी पूछा है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, अब इसका चित्र भी। तो मेरे प्यार बच्चों निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग अपसारी लेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किरण आरेख भी देखिए हमने खींच रखा है। बिल्कुल मेरे प्यार बच्चों प्रश्न 22 जो है कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। बोला है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता रहा हूं कि किसी चालक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले जितना प्रतिरोध हो। 4 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या 23 लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला लंबाई पर, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई की क्या होता है अनुक्रमणपाती होता है। दूसरा किस पे निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणपाती होता है। इसके बाद ताप पर निर्भर करता है। चौथा चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ऐसे 4 पॉइंट लिखोगे, सिंपल, एग्जाम में खुश हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारों चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन भी हमसे पूछा था। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था आप देखिए, मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन हमसे यह पूछा था कि एक विद्युत बल्ब अगर 80 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले जितना क्या हो प्रतिरोध। तो जितना धारा ले उतना ही प्रतिरोध हो, मतलब धारा प्रतिरोध बराबर होना चाहिए। तो V बराबर 80 वोल्ट माना, धारा I बराबर मैंने x एम्पियर मान लिया और प्रतिरोध R बराबर x ओम, क्योंकि दोनों बराबर उसमें बोला है। ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर IR, V का वैल्यू 80 रखेंगे, I का वैल्यू x और R का वैल्यू भी x है। तो 80 बराबर x स्क्वायर, x का निकालोगे वैल्यू तो यह अंडर रूट में हो जाएगा और 80 का वर्गमूल निकालोगे तो लगभग 9 आ जाएगा। मतलब I बराबर भी 9 एम्पियर, R बराबर भी 9 ओम। बात खत्म। देखिए कितना सिंपल है। क्लियर है। चलिए आगे देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर संख्या 24। देखिए 24वां प्रश्न क्या है। 24वां में मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रश्न दिया गया है, क ख ग। 6 नंबर के लिए है। क वाला है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को चित्र बनाकर समझाइए। 2 नंबर इसमें मिलेगा। पहले इसको देखते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 24 का क, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। देखिए मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बताएंगी। मेरे प्यार बच्चों देखिए ये दाहिना हाथ है, इस तरफ पकड़ने के लिए बोला है, इस तरह। यदि हम किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे, ये जो अंगूठा जो जा रहा है ऊपर, अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ये जो अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें। देखिए बिल्कुल हाथ में इस तरह चित्र बना लीजिए, हो जाएगा आपका काम। इसके बाद उसी में ख वाला प्रश्न पूछा है
कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से आप क्या समझते हैं, यह किस लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लिखेंगे इसमें कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा तथा उसके पास वाली तर्जनी अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो, 90 अंश पे हो। ठीक है, इस तरह। ठीक है, मैं दिखाता हूं वहां पे चित्र बनाकर। यदि अंगूठे के पास वाली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा दूसरी अंगुली जिसे मध्यमा बोलते हैं वो विद्युत धारा की दिशा में हो, तो अंगूठा अंगूठा किसको दर्शाएगा मेरे प्यार को, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यह वाला इस तरह। ठीक है, ये अंगूठा जो है मेरे प्यार बच्चों, ये बल की दिशा को डिनोट कर रहा है। ये तर्जनी जो अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट कर रही है। और मध्यमा जो है धारा की दिशा को डिनोट कर रहा है। यह है बाएं हाथ का नियम मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हूं, आप उसको मेरे प्यार बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ग वाला प्रश्न। इसमें ग वाला प्रश्न एक और पूछा था कि चुंबकीय बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखिए। चलिए देखते हैं 4 गुण। तो चुंबकीय बल रेखाओं के 4 गुण निम्नलिखित हैं, कौन कौन, देखिए। पहला तो यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरीय ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में जाती है। ठीक है, चुंबक के बाहर, तो ऐसे लिखिएगा, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। और यह चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर तो यह हो गया, चुंबक के अंदर क्या होती है कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, तो चुंबक के अंदर तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, अब बाहर जो होता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों को देखिए तीसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको प्रदर्शित करते हैं समांतर रेखाओं द्वारा। फिर चौथा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, तो 4 मैंने गुण बता दिए चुंबकीय बल रेखाओं का। तो 2-2 नंबर के हिसाब से यहाँ पे 6 नंबर आपको मिल गए। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों प्रश्न तैयार कर लेना कि एक घर में मुख्य स्रोत के 3 तार ए बी सी निकलते हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 24 का अथवा घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तार निम्नलिखित। 3 तरह के तारे पाए जाते हैं। पहला एक विद्युतमय तार होता है। विद्युतमय तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाता है और यह आमतौर पर लाल रंग या भूरे रंग में होता है। दूसरा है होता है उदासीन तार। लिखेंगे उदासीन तार वह तार होता है जो उपकरण से धारा वापस ले जाती है और यह आमतौर पर नीले रंग का होता है। किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। तीसरा तार का नाम होता है भू संपर्क तार, जिसे हम लोग अर्थिंग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, भू संपर्क तार क्या होता है कि इसमें आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है, हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। यह हरे रंग का होता है। क्लियर है, चलिए उपखंड क खत्म हो गया, उपखंड ख स्टार्ट होगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, देखिए उपखंड ख यहां से स्टार्ट हो गया, क वाला क्या हो गया, समाप्त हो गया। और 25वां प्रश्न से स्टार्ट होगा मेरे प्यार बच्चों। क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। 4 है, 4 नंबर दिया जाएगा। देखिए क्या है मेरे प्यार बच्चों, यह है पहला कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। यहाँ पे होगा अभिक्रिया करता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। इसका हमें पहले संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया, दानेदार जिंक Zn हो गया, ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो ZnSO4 बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल संतुलित है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ पे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। इसके बाद है यहाँ पे मैग्नीशियम पट्टी के साथ Mg के साथ ये जो है अभिक्रिया करेगा तो MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। संतुलित के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, संतुलित हो जाएगा। तीसरा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पे संयोग करता है अमोनिया बनाता है। तो बिल्कुल लिखेंगे, देखिए ये नाइट्रोजन हो गया और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 लगा दोगे, संतुलित हो जाएगा। इसके बाद एक और है चौथा। देखिए चौथा क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पे, तो देखिए यह
2s, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको दहन करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे H2 पानी में विभाजित हो गया। 2 लगा दो, 3 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, संतुलित हो गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 25वें प्रश्न के बाद आएगा प्रश्न नंबर 26। देखिए प्रश्न नंबर 26 क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 26 में दो प्रश्न है। पहला है कि ससंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ससंयोजी आबंध के दो लक्षण लिखिए। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ससंयोजी आबंध, प्रश्न उत्तर 26 पहला वाला ससंयोजी आबंध लिखेंगे। कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना हुआ बंध जो है ससंयोजी आबंध कहलाता है। ठीक है, ससंयोजी आबंध के दो लक्षण पूछा है। पहला लिखेंगे यह कार्बनिक यौगिक में बनता है, दूसरा लिखेंगे यह इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद दूसरा है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएससी नाम लिखना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, दूसरा वाला CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये कहलाएगा आपको प्रोपेनल। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर ले, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। इसके बाद आइए प्रश्न उत्तर 27 के पास। देखिए प्रश्न 27वां है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। विस्थापन विक्रिया किसे कहते हैं, 2 नंबर इस पे। एस्टिलीकरण विक्रिया किसे कहते हैं, 2 नंबर इस पे। और कीटोन समूह के यौगिकों का नामकरण, 2 नंबर इस पे। सबसे ज्यादा देखिए एस्टिलीकरण और विक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेंगे तो बनेंगे ही बनेंगे। ये तीनों टॉपिक आप मेरे प्यारों बिल्कुल तैयार कर लीजिए। पहला विस्थापन विक्रिया है, प्रश्न उत्तर संख्या 27 लिखेंगे क वाला विस्थापन विक्रिया लिखेंगे कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक है और फेरस सल्फेट है। अब देखिए जिंक अधिक अभिक्रियाशील है Fe से, लोहा से, तो लोहा को कर दिया विस्थापित, जिंक जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना दिया। क्लियर है। इसके बाद है आपका एस्टरीकरण अभिक्रिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के बीच होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में एस्टर और पानी बनता है। नोट कर लीजिए, उदाहरण आपको बिल्कुल देना है मेरे प्यारे बच्चों। ये एथेनोइक अम्ल है, एथेनॉल है, आपस में विक्रिया करके सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है H2SO4 के साथ यहाँ पे एथाइल एथेनॉइड बना रहा है। ठीक है, नोट के साथ ही साथ जल बना रहा है। तो ये जो एथाइल एथेनॉइड है इसे एस्टर कहते हैं और ये जल है। बिल्कुल नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में बनेंगे तो बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कीटोन का नामकरण। पूछा था ना कि कीटोन समूह के यौगिकों का नामकरण, तो लिखेंगे कीटोन का नामकरण। लिखेंगे पहला, इसमें अनुलग्न ओन लगता है। क्या लगता है, ओन का प्रयोग लगता है। तो इसमें अनुलग्न ओन लगता है। इसका समूह जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। तीसरा, इसका पहला सदस्य जो है तो प्रोपेनॉन होता है। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, 3 हमने इसका बता दिया नामकरण। ठीक है, तो ये बोला था कीटोन समूह के यौगिकों का नामकरण। अगर ये तीनों प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है आपके पास, 3 प्रश्न और दिए गए हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 27 का अथवा लिखेंगे उपयोग। ठीक है, इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर का, इसका उपयोग सूती तथा लिनेन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजक पेयजल शोधन में चीनी के सफेद करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O, साथ ही साथ H2O से जब हम विक्रिया करा रहे हैं तो CaSO4 और H2O बना रहा है। ठीक है, जिप्सम बना रहा है। ठीक है, अभी क्या पूछा है, रिएक्शन, हमने रिएक्शन बता दिया। इसके बाद संक्षारण को उदाहरण द्वारा समझाइए, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो हेडिंग डालोगे संक्षारण लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें धातु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। अब इसका उदाहरण की अगर हम बात करें, देखिए उदाहरण लिखेंगे कि लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है। धातुओं की चमक धीरे धीरे खत्म होना, धातुओं की ताकत कमजोर होना। ठीक है, उदाहरण मैंने बता दिया। चलिए अब उपखंड ग स्टार्ट होगा, बायोलॉजी वाला। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच अंतर बताइए और इनके उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए लिखेंगे उपखंड ग प्रश्न उत्तर संख्या 28 लिखेंगे जैव निम्नीकरण, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे वे अपशिष्ट पदार्थ
जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे सब्जी, घरेलू कचरा, रुई, पट्टी, ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। अब गैर जैव निम्नीकरण में क्या होता है कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, जैसे गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे में प्लास्टिक, जैसे है प्लास्टिक वैसे के वैसे ही रहेगा। प्लास्टिक की बोतलें, पॉलिथीन, कांच, ये सारी चीजें जो है गैर जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आती हैं। अब आ गया प्रश्न उत्तर संख्या 29। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 29 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको देखते हैं। देखिए क्या है, 29 में दो प्रश्न है। एक क वाला है कि मनुष्य में उपस्थित विभिन्न लार ग्रंथियों के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे क वाला कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक अधो हनु ग्रंथियां, दूसरा कर्णपूर्ण ग्रंथियां, तीसरा अधो जिह्वा ग्रंथियां। 3 ग्रंथियां पाई जाती है, तीनों का नाम मैंने लिख दिया, आप लिख लीजिए। इसके बाद है मनुष्य के 2 पाचक ग्रंथियों के नाम तथा कार्य लिखिए। तो लिखेंगे दूसरा का, एक तो होता है आग्नेयसिक ग्रंथि, ठीक है, लिखेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चों, और एक होता है जठर ग्रंथि। तो देखिए ख वाला का पहला जठर ग्रंथि लिखेंगे, यह अमाशय में स्थित होती है और इनका कार्य जठर रस स्रावित करना होता है। दूसरा होता है अग्नाशयिक ग्रंथि, इनका कार्य अग्नाशयिक रस तथा हार्मोन्स इंसुलिन स्रावित करना होता है। आग्नेयसिक रस एक पूर्ण पाचक रस है, यह ग्रहणी में पहुंचकर पाचन में सहायक करता है। अग्नाशयिक रस में एमाइलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं। तो मेरे प्यार बच्चों, हमसे प्रश्न में क्या पूछा था, मनुष्य के 2 पाचक ग्रंथियों का नाम तथा कार्य। तो 2 पाचक ग्रंथियां मैंने, एक जठर ग्रंथि, एक अग्नाशयिक ग्रंथि बता दी, उसका कार्य भी मैंने बता दिया। ठीक है, हेडिंग डालकर। इसके बाद है प्रश्न उत्तर संख्या 30। देखिए 30वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसके कार्य का वर्णन कीजिए। तो देखिए लिखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत के कार्य की अगर हम बात करें तो पहला पीत रस का श्रावण करना, पीत लवण का उत्सर्जन करना, हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदन कारक एवं रुधिर स्कंदन की महत्वपूर्ण प्रोटीनों का उत्पादन एवं श्रावण करना। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्न माध्यमों की सहायता से मानव शरीर में वसा एवं कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियमन करना। ठीक है, इसके बाद यूरिया का संश्लेषण। तो मैंने यहाँ पे यकृत का कार्य भी बता दिया और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसका भी जवाब मैंने दे दिया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर संख्या 31 आई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में बनेंगे तो बनेंगे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कि मानव आहार नली में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यार बच्चों है, ये कह रहा हूं आपको 100% बनेंगे तो बनेंगे आपके एग्जाम में। देखिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 31 डालोगे, फिर सबसे पहले ये चित्र बनाओगे। देखिए सिंपल चित्र बनाया हूं, ये आपका मुख है, यह ग्रसनी है, फिर भोजन नली में जाता है, भोजन के बाद आमाशय में जाता है, फिर ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में, फिर जाते जाते यहाँ पे मूत्राशय में। ठीक है, यहाँ पे जाते हुए ये बड़ी आंत है, फिर ये गुदा द्वार है। ठीक है, मलाशय, सॉरी ये मलाशय है, फिर गुदा द्वार होते हुए बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यह आप पहले फिगर बना लीजिएगा। फिगर बनाने के बाद पहले डालिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पाचन, कि पहले पाचन क्या होता है। पाचन में लिखेंगे कि जटिल पोषक पदार्थों को जल अपघटन द्वारा सरल पोषक पदार्थों में बदलने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। दूसरे डी रहेगा कि मानव में पाचन क्रिया, लिखेंगे कि मनुष्य के पाचन तंत्र में एक लंबी आहार नलिका होती है, यह 8 से लेकर 10 मीटर लंबी होती है और मुख से गुदा तक फैली होती है। इस आहार नाल के विभिन्न भागों में निम्न प्रकार से भोजन का पाचन होता है। सबसे पहले भोजन का पाचन मुख में पाचन स्टार्ट होता है। मुंह में दांत भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं और जिह्वा लार की मदद से भोजन की अच्छी तरह मिलाती है एवं भोजन को लसलसा बनाती है। यहाँ लार में उपस्थित एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन, मंड या स्टार्च कणों को शर्करा में बदल देते हैं अथवा इनका पाचन करते हैं। इसके बाद होता है ग्रसिका। ग्रसिका में लिखेंगे यह भोजन को आमाशय के भीतर धकेलने में सहायता करती है। ग्रसिका की पेशिका का क्रमबद्ध फैलना एवं सिकुड़ना क्रमाकुंचन कहलाता है। ग्रसिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसके बाद अमाशय में पाचन, लिखेंगे कि यह कैपिटल जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है। भोजन के अमाशय में प्रवेश करने पर जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस में 97.99% जल श्लेष्म एचसीएल तथा पेप्सिन एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे उसी में आगे कि वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है, एचसीएल की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय होता है। चौथा लिखेंगे ग्रहणी एवं क्षुद्रांत में पाचन क्रिया, लिखेंगे इसमें कि छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है, यह अधिक कुंडलित होती है। भोजन का पाचन क्षुद्रांत के ग्रहणी भाग में होता है।
छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन है हो जाता है। ग्रहणी में पीत रस एवं अग्नाशयिक रस भोजन में मिल जाते हैं। क्षुद्रांत की दरारों से आंत्रीय रस की श्रावण होता है। इसके बाद लिखेंगे वृद्धांत, मतलब बड़ी आंत। लिखेंगे बड़ी आंत अधिक चौड़ी तथा छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। बिना पचा हुआ भोजन वृद्धांत में भेज दिया जाता है, जहां अधिक संख्य दीर्घरोम इसमें उपस्थित जल का अवशोषण कर लेते हैं और शेष पदार्थ गुदा द्वार द्वारा शरीर के बाहर मल के रूप में त्याग दिया जाता है। इसके बाद लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 31। अगर मतलब यह 31वां नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न दिया है, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी 100% आपके एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है, कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रश्न उत्तर संख्या 31 का अथवा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया पॉइंट बना के लिखोगे। पहला लिखोगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया युग्म कजन के दौरान होती है। युग्म कजनन में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मों का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्त्री में बने हुए सभी युग्मक 22+X व 22+X गुणसूत्र, जबकि पुरुष में दो प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, 22+X तथा 22+Y गुणसूत्र वाले होते हैं। इसके बाद तीसरा, निषेचन के पश्चात समय नर से प्राप्त शुक्राणु X तथा Y गुणसूत्र वाला अंड से मिलता है। इस प्रकार लिंग का निर्धारण में बने युग्मनज में क्रमशः 44+XX या 44+XY गुणसूत्र हो सकता है। 3 पॉइंट इधर मैंने लिखा दिया, 1 पॉइंट और, इसके बाद यह क्वेश्चन समाप्त हो गया। क्या है देखिए, इस प्रकार लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही शुक्राणु के गुणसूत्र द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि सभी मादा एक ही प्रकार के गुणसूत्र रखते हैं। इतना आसान, इतना डिटेल कोई आपको बताने वाला नहीं मेरे प्यारों चो। ये हो गया पेपर आप लोगों का समाप्त। अगर आपको चाहिए मेरे प्यारों चो 95% मार्क्स आपको विज्ञान में, तो इस पेपर को आपको आज ही तैयार करना पड़ेगा मेरे प्यारों चो। जाइए और 95% लेकर आइए मेरे प्यारों चो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।